मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11वीं की ऑनलाइन क्लासेस, जो कि 10th का रिजल्ट आ चुका है। बेसिक जो जानकारी थी वो आपको हमने दे दी है। तो आज हम बात करते हैं लेसन फर्स्ट, समय की शुरुआत से, यानी मनुष्य का इस पृथ्वी पर जन्म कैसे हुआ और उसके जन्म के साथ ही जो इतिहास की कहानी शुरू होती है उससे हम आज शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो भी पुरातत्वविद होता है, यानी जो खुदाई में मिली हुई पूरा वस्तुओं की का अध्ययन करके इतिहास लिखने का कार्य करता है, तो उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। जो भी पुरातत्वविद होता है वो उस समय के जीवाश्म, औजारों, गुफाओं, शैल चित्र और उस समय के लोगों द्वारा प्रयोग की गई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, चाहे उसमें मूर्तियां हों, अन्य सामान हों, उन सभी के आधार पर इतिहास को लिखने का कार्य करता है। तो यहाँ बात है जीवाश्म कि जीवाश्म है क्या। यदि हम देखें तो जीवाश्म का अर्थ है, जीवाश्म एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल उसी रूप में पड़े रहते हैं। इन्हीं जीवाश्मों के आधार पर हम देखते हैं कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो डेटिंग करते हैं, यानी तिथि निर्धारण। अब बात आती है कि भाई इसके आधार पर क्या होता है। जितने भी जीव हैं हमारी बॉडी के अंदर भी C12 और C14, C कार्बन 12 और कार्बन 14 मौजूद है। जब तक हम जीवित हैं दोनों कार्बन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होती है कार्बन 12 जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गतिशीलता नहीं रहती। लेकिन कार्बन 14 जो है वो निष्क्रिय नहीं होता, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और इसी के आधार पर हम किसी भी जानवर है या मनुष्य है उसकी हड्डियों से हम उसका काल निर्धारण कर सकते हैं। वो कैसे हैं कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि किसी भी के अंदर 100 ग्राम कार्बन 14 है। जो अब तक की रिसर्च हुई है, जो शोध हुए हैं, उसके आधार पर इसको 50 ग्राम बनने में लगभग 6000 वर्ष का समय लगता है। फिर 50 ग्राम से 25 ग्राम बनने में फिर 6000 का समय लगेगा। फिर 25 ग्राम से 12.5 ग्राम बनने में फिर आपका 6000 का समय लगेगा। तो इस प्रकार कार्बन की पूरी मात्रा को हम ज्ञात करके और उसमें जो मात्रा बची है उसके आधार पर हम उस मानव की या उस जानवर की या हम कहें कि उस जीवाश्म की तिथि निर्धारित कर सकते हैं। और भी बहुत सी विधियां हैं, लेकिन वो आप पीजी लेवल पर जाकर या ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये था जीवाश्म। अब बात आती है कि जो मनुष्य आज हम जिस रूप में हैं, आपने जीके की बुक्स में पढ़ा होगा कि आधुनिक मानव किसे कहते हैं, होमो सैपियंस को आधुनिक मानव के नाम से जाना जाता है। तो होमो सैपियंस क्या सीधा ही पृथ्वी पर आ गया या इससे पहले भी कुछ? तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मनुष्य का जो विकास है वो कर्मिक विकास है।
कर्मिक विकास। और इस कर्मिक विकास का पता चलता है विभिन्न प्रजातियों के अवशेषों के मिलने से। अब बात आती है कि प्रजातियां क्या है या प्रजाति क्या है। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह है जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न संतानें फिर आगे अपने जैसी संतानें पैदा करते हो। यहां एक बात गौर करने लायक है कि एक ही प्रजाति के जो हैं वो आपस में मिलकर नर मादा संतान पैदा कर सकते हैं, दूसरी प्रजाति के जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर संतान पैदा नहीं कर सकते। तो ये था प्रजाति के बारे में। शुरुआत के अंदर हम देखते हैं कि जो विद्वान थे वो, खासकर जो हम यूरोपीय विद्वानों की बात करें तो उनका ये मानना था कि जैसे कि बाइबल के अंदर इस पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, इस संसार की उत्पत्ति के बारे में, इस मानव की उत्पत्ति के बारे में जो धार्मिक कथाएं दे रखी हैं उन्हीं को सच मानते थे कि भी जैसे बाकी संसार का, सृष्टि का निर्माण हुआ है वैसे ही मनुष्य का निर्माण हुआ है, मनुष्य की उत्पत्ति भी है। इसलिए जब भी कोई नई चीज आती थी तो वो हिचकिचाते थे। ऐसा ही एक वाकया घटा अगस्त 1856 में। ये क्या घटना थी कि जर्मनी के अंदर डॉर्फ नगर के पास एक नियंदर घाटी है जहां चूने के पत्थर की खुदाई का कार्य करते समय एक मजदूर को एक खोपड़ी मिली और खोपड़ी और उसके अस्थि पंजर के टुकड़े मिले। इस मजदूर ने वहां के एक स्थानीय शिक्षक जिनका नाम था कार्स फुलरॉट, जो कि प्राकृतिक इतिहासकार भी थे, उनको सौंप दी। उन्होंने इस खोपड़ी की जांच की और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये खोपड़ी जो है वो वर्तमान समय में जो मानव है उसकी खोपड़ी नहीं। और फिर उन्होंने क्या किया कि उसके प्लास्टर कृति तैयार करके उन्होंने बान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरमन साफो सेन के पास भेज दी। उन्होंने इसका अध्ययन किया और वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये खोपड़ी जो है वो वर्तमान मानव की नहीं है। मानव के कर्मिक विकास की जो कहानी थी उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसे 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित किया। इस पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने मनुष्य के कर्मिक विकास की जो अवधारणा थी उसको और स्पष्ट किया। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक के पश्चात हमने जैसा कि बताया कि मनुष्य के कर्मिक विकास की जो अवधारणा थी उसको और ज़्यादा मजबूती मिली। मनुष्य के कर्मिक विकास की जो कहानी है वो शुरू होती है प्राइमेट से। प्राइमेट क्या है? स्तनपायी प्राणियों के एक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह, यानी स्तनपाइयों का एक समूह है और उसमें से एक उपसमूह। स्तनपायी आप समझ पा रहे होंगे कि वे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या जो बच्चे दूध पीते हैं। बात करें प्राइमेट के उद्भव की तो आज से लगभग 360 लाख वर्ष पहले
इस पृथ्वी के ऊपर प्राइमेट्स का जन्म हो चुका था और लगभग 240 लाख वर्ष, आज से 240 लाख वर्ष पहले तक प्राइमेट्स इस पृथ्वी पर रहा। अब बात करें कि इसमें कौन कौन से स्तनपायी प्राणी शामिल थे, जिसमें बंदर, लंगूर और मानव। मानव में भी हम यहाँ मानव न कहकर ये भी कह सकते हैं कि पूंछहीन बंदर। इनके अंदर लंबी गर्भाधारण की अवधि होती थी, यानी जो माताएं थी वो लंबे समय तक अपने पेट के अंदर बच्चों को रखती थी। प्राइमेट जो है वो मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में पाया गया है। प्राइमेट के शरीर के ऊपर बाल और इसके विभिन्न प्रकार के दांत हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि लगभग मानव के दांत एक जैसे हैं, लेकिन प्राइमेट के अंदर ये विशेषता नहीं थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उस समय के प्राइमेट जो थे उनके दांत विभिन्न प्रकार के होते थे, यानी एक के अलग, दूसरे के अलग, फिर हो सकता है तीसरे के उससे भी अलग हो। उसके बाद होमिनाइड्स, ये प्राइमेट का ही एक उपसमूह है और इसका जो उद्भव जो हुआ वो आज से 240 लाख वर्ष पहले हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट से ही एक अन्य श्रेणी का विकास हुआ जो प्राइमेट से कई मामलों में भिन्न थी। वो भिन्नताएं क्या थी? पहला, किसका शरीर काफी बड़ा था। दूसरा, पूंछ नहीं थी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी विकास और निर्भरता की अवधि अधिक थी। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि आज भी मानव का जो बच्चा है वो नॉर्मली 8-9 महीने का बच्चा पैरां चलता है, ठीक है। जबकि हम देखते हैं कि बंदर जो है जन्म लेते हैं और चलना कूदना शुरू कर देते पेड़ों के ऊपर। तो यानी कहने का अंतर क्या है कि यहाँ जो बंदर, लंगूर, मानव या पूंछहीन बंदर जो थे उनकी अपने माता पिता के ऊपर निर्भरता कम थी, जबकि होमिनाइड्स की जो निर्भरता थी या विकास जो था वो अधिक था। आज भी हम देखते हैं कि लगभग हमारे ये माना जाता है कि 14 वर्ष तक का जो बच्चा है वो माता पिता पर निर्भर है, तो यानी निर्भरता अधिक थी। होमिनाइड के बाद अगला जो स्टेप आता है वो है होमोनिड। 64 लाख वर्ष पूर्व होमिनाइड जो था उसका पतन हो गया और इसी दौरान हम देखते हैं कि 64 लाख और 56 लाख के बीच में, आज से 64 लाख और 56 लाख के बीच में होमोनाइड से ही एक और प्रजाति विकसित हुई जिसे होमोनिड के नाम से जाना जाता है। होमोनिड भी होमोनाइड से कई मामलों में भिन्न था। अब बात कर लेते हैं कि उनके अंदर क्या क्या भिन्नताएं थी या उनके बीच में क्या क्या अंतर थे। बात करते हैं होमिनाइड। होमिनाइड जो था उसका मस्तिष्क छोटा था, जबकि होमोनिड जो था उसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। होमोनाइड 4 पैरों पर चलता था, जबकि होमोनिड 2 पैरों पर चलता था और वो पिछले, जैसे कि हम देखते हैं कि बंदर जो वो इस तरह से चलता है, ये हमारे आगे के हैं। जैसे आज हम कर रहे हैं, यदि मैं ऐसे हूं तो आप देख पाओगे कि यदि मेरी ऐसी स्थिति बनती है तो ये हो गए आगे के और ये हो गए पीछे के। तो होमोनिड जो था वो पीछे के सीधा खड़ा हो सकता था और पीछे के पैरों पर
आसानी से चल सकता था। अगली जो भिन्नता है वो है कि होमोनिड के जो हाथ थे वो एक भिन्न प्रकार के थे, जिसके कारण वो अपने हाथों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता था। इसके विपरीत होमोनिड जो था उसके हाथ एक विशेष किस्म के थे, जिसके कारण वो अपने हाथों को स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी दिशा में प्रयोग कर सकता था। यानी उसके हाथों के अंदर दक्षता जो थी वो अधिक आ चुकी थी, जिसके कारण वो औजार बना सकता था और उन औजारों का प्रयोग भी कर सकता था। होमोनिड जो है वो आगे जाकर दो प्रजातियों में बंट जाता है, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरा होमो। थोड़े से शब्द बड़े हैं, आपको मुश्किल भी लग रहे होंगे, लेकिन +1 की हिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन चिंता न करें, हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और +2 की बहुत ही आसान है, उसमें आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा। होमो आगे जाकर फिर 3 प्रजातियों में बढ़ जाता है, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलियस और होमो सैपियंस। इनके बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। पहले एक बार पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमेट के बाद होमिनाइड्स, होमिनाइड के बाद होमोनिड और होमोनिड से ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो से फिर होमो इरेक्टस, होमो हैबिलियस और होमो सैपियंस। होमो सैपियंस को ही आधुनिक मानव की संज्ञा दी गई, यानी आज जो हम हैं वैसा का वैसा जो मानव था वो था होमो सैपियंस।